अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सोएब ताहिर एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। ये हमारे छठे लेक्चर का पार्ट 2 है एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो शुरू करते हैं। आज हमने देखना है सल्फर के कंपाउंड्स। तो हमारे पास सल्फर के कंपाउंड्स हैं SO2 एंड SO3। अब ये कहाँ से हासिल होते हैं? मेनली बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से हासिल होते हैं, यानी जब बैक्टीरिया चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं तो उनसे सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स निकलते हैं। और उनमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या है सल्फर के कंपाउंड में? उनके ऑक्साइड SO2 एंड SO3। अब ये जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है ये किनके ऊपर होती है? ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसके अलावा जब वोल्केनिक गैसेज हैं, जब आतिशफिशा फटते हैं, जंगलात को आग लगती है, तो उससे भी सल्फर के कंपाउंड रिलीज होते हैं। इसके अलावा बहुत कम तादाद में जो है सल्फर हमारे एटमॉस्फेयर का जो है वो पार्ट होती है, और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं? सल्फर के कंपाउंड को रिलीज कर रही होती है। ये जो कंपाउंड हैं ये क्या कर सकते हैं? पोल्यूशन को काज कर सकते हैं, और ये वाले जो कंपाउंड हैं इन्हें हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जो 80% है टोटल SO2 का, वो फॉसल फ्यूल के कंबस्टन से आपको हासिल होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉसल फ्यूल्स जिनके अंदर सल्फर था, जब उनको जलाया गया एनर्जी को पैदा करने के लिए तो सल्फर के कंपाउंड्स बने। ये सल्फर के कंपाउंड एस्केप करके वहाँ से इन्वायरमेंट से और सीधा कहाँ पे जाके वो उसमें शामिल हो गए एयर में जाकर, और उन्होंने क्या काज कर दी? पोल्यूशन काज कर दी। अब जब पोल्यूशन हुई तो पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हुए? ऑक्साइड ऑफ सल्फर जब वो पानी के अंदर डिसोल्व हो गए तो उन्होंने एसिड रेन बना दी, और उन्होंने क्या किया? अर्थ के ऊपर गिरकर, अर्थ पर बरस कर क्या कर दिया? वहां पर डैमेज करना शुरू कर दिया इन्वायरमेंट को, वहां पे डैमेज करना शुरू कर दिया लिविंग थिंग्स को। अब इफेक्ट्स है, अगर हम देखें SO2, तो SO2 क्या है? सल्फर का जो डाइऑक्साइड है ये कलरलेस गैस है, लेकिन इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है, बहुत ही इसकी जो है वो गंदी सी स्मेल होती है, जिसे रोटन एक्स स्मेल कहते हैं। वो हाइड्रोजन सल्फाइड की भी बिल्कुल इस तरीके से स्मेल होती है। इस तरीके से ये सफोकेशन काज कर सकती है और इरिटेशन ह्यूमन के लिए काज कर सकती है, और अगर इसे इनहेल कर लिया जाए तो ये बॉडी के अंदर जाकर लंग्स के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम के सिंड्रोम्स की भी बाइस बन सकती है। इसके अलावा बेटा ये सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बना सकती है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, और वो क्या कर सकती हैं? एसिड रेन का बाइस बन सकती हैं। जो एसिड बनेंगे वो बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं, लाइफ को डैमेज कर सकते हैं जो अर्थ पर प्रेजेंट है। इसी वजह से ये क्या काज कर रही है? पोल्यूशन काज कर रही है। आगे हमारे पास है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। मोस्ट कॉमन NOx से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक NO होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है। ये डिफरेंट किस्म के नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, मोस्ट कॉमन जो पाए जाने वाले। These compounds are mainly oxide of nitrogen। ये क्या है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिसका मैंने अभी आपको कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखें नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में क्या फर्क है? इसमें एक ऑक्सीजन का फर्क होगा, ये भी हम देख लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कब पैदा होता है? जब जो एयर है उसके अंदर बिजली चमकती है, तो बिजली के चमकने की वजह से बहुत से मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, और उससे क्या होते हैं? वो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। जब फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उससे भी बहुत सारी अमाउंट में जो गैस रिलीज होती है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है। मेन रिएक्शन ये है कि जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और जब इसी को आगे मजीद रिएक्शन करवाया जाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन हवा में थी, जो थी वो अनरिएक्टिव थी, लेकिन जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या किया गया? ऑक्सीजन को मिलाया गया इसके साथ, तो क्या हुआ? वो उसने नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना दी। अभी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ये हवा के अंदर जाकर क्या कर रहे थे? पोल्यूशन काज कर रहे थे, और जब ये वाटर के साथ मिल गए ऑक्साइड तो इन्होंने क्या कर दी? एसिड रेन पैदा कर दी, जो कि जमीन पर बरसी और वहां पे लाइफ को डिस्टर्ब करती है। मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज रिप्रेजेंटेड एज, जो इन गैसेस का मिक्सचर है उन्हें MnOx से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, एक है NO1, एक है NO2, तो इसी वजह से सिंपल हम NOx लिख देते हैं। ये सांस लेने में तकलीफ का बायस बन सकता है, जलन पैदा कर सकता है। इसके अलावा बेटा ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना सकता है। ये एसिड रेन का पार्ट होते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके बाद है रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन के, जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो यहाँ पर सबसे पहले है
कि गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं और कुछ जो गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे दी गई हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं जी क्वालिटी ऑफ फ्यूल को बेहतर करना चाहिए ताकि कम से कम प्लूटेंट्स जो है वो एयर के अंदर जाएं। इसके अलावा एंटी नॉकिंग एजेंट, आपने सुना होगा इंजन में खरखराहट की आवाज आती है, जिसे आप नॉर्मली जुबान में इंजन में कचरा कहती हैं। तो ये नॉकिंग होती है, तो इसी वजह से इस चीज को खत्म करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट डाले जाते हैं और वो क्या करते हैं इंजन के अंदर जो ऑयल है उसकी कंबस्टन को स्मूथ बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे एंटी नॉकिंग एजेंट के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकते हैं, इसी वजह से हमें हार्मलेस एंटी नॉकिंग एजेंट का यूज करना चाहिए और ऐसे इंजन बनाने चाहिए जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो और जो क्या कर सकें कंप्लीटली जो है फ्यूल को बर्न कर सकें, जो कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरीके से जो है वो कंपाउंड बना सके। ये ना हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। और हमने पीछे पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो एक साइलेंट किलर के तौर पर एक्ट करता है क्योंकि ये कलरलेस है, ऑडरलेस है और ये सफोकेशन काज कर सकता है। और हीमोग्लोबिन के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाने वाली प्रोटीन होती है उसके साथ ये टाइटली बाउंड कर देता है। ये क्या करेगा बेटा, अगर हमने इंजन को बेहतर कर दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें ऑटो एग्जॉस्ट कन्वर्टर या कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करने चाहिए जो क्या करते हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, सल्फर के ऑक्साइड को नाइट्रोजन और सिंपल सल्फर में बदल दें। इस तरीके से कम्प्लेक्स फॉसिल फ्यूल जिनके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि नॉर्मल रूटीन के अंदर उनको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। सिंपल हाइड्रोकार्बन जैसा कि मेथनॉल, जिसे हम कहेंगे C4OH और मीथेन CH4OH, मेथनॉल CH4OH और जो मीथेन है वो CH4। अब ये जो है ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन के बहुत स्मॉल अमाउंट मौजूद है। मेथनॉल के अंदर ऑक्सीजन होती है क्योंकि ये अल्कोहल है। ये इनको यूज करना चाहिए हमें फ्यूल के तौर पर क्योंकि ये जब बर्न होंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे। इसके बाद हमें जो है बायोडीजल का यूज करना चाहिए। बायोडीजल ऐसे जो है वो आपका फ्यूल है जो कि लिविंग थिंग से आपको हासिल होता है, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। द फ्यूल दैट बर्न कम्प्लीटली शुड बी रिड्यूस पोल्यूशन। जो फ्यूल कम्प्लीटली बर्न हो जाता है वो पोल्यूशन को कम करता है, यानी कि उसके जरिए बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल रिलीज नहीं होते क्योंकि वो कम्प्लीटली बर्न हो चुका हुआ है। जब वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है तो उससे कम टॉक्सिक मटेरियल जो है वो माहौल के अंदर जाते हैं। इसके अलावा कार्बन फ्री फ्यूल को हमें जो है वो यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है उनकी फैसिलिटीज को बेहतर करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगर कोई बंदा हर एक जो है वो डिफरेंट अपनी व्हीकल यूज़ करेगा तो उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन माहौल के अंदर जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम से कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन माहौल में जाएगी क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सफ़र करेंगे, प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम रिलीज हो गई। आगे देता है हमारे पास एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन नाम से पता चल रहा है कि रेन है, बारिश है जो कि एसिडिक है, जिसके अंदर एसिड मौजूद है। एसिड मौजूद होने की वजह से इनकी जो पीएच होती है वो जो है नॉर्मल रेन से कम होती है। अगर हम नॉर्मल रेन की बात करते हैं तो उनकी जो पीएच है वो है 5.6 to 6। ये अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये देखें ये 7 से कम है, यानी कि आपकी नॉर्मल रेन भी क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। और इसकी वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद था, इसी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। अब जब ये कार्बोनिक एसिड आपकी ज़मीन के पास आएगा तो बेसिकली कार्बोनिक एसिड में H2CO3 होता है, तो वो कार्बोनिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो वो हाइड्रोजन आयंस देगा, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। और जब कार्बोनिक एसिड मजीद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन की आयन देगा, जिसकी वजह से नॉर्मल वाटर की जो पीएच थी 7 उससे कम होकर 6 या 5.6 रह जाएगी, जिससे वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी। लेकिन ये चीज तो है नॉर्मल।
अच्छा, यहाँ पर ये एक और चीज़ बताई गई है कि ये क्या कर सकता है, ये जो एसिड वाला पानी है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन को अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। इसी वजह से हम इंशाल्लाह अगले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, तो वहां पे जाकर ये कंसेप्ट देखेंगे। लेकिन ये बेटा नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर यहाँ पर टॉक्सिक गैसेज होंगी, जिस तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे हम NOx कह रहे थे, सल्फर के ऑक्साइड SO2 SO3 थे, ये डिफरेंट किस्म के एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होती हैं वो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड पैदा करते हैं। जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड पैदा करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो बेसिकली एसिड पैदा कर रहे होते हैं उनमें नाइट्रिक एसिड होता है, उसमें HNO3 होता है। नाइट्रस एसिड में HNO2 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 होता है, जबकि सल्फ्यूरस एसिड में H2SO3 होता है। तो ये सारी की सारी जो एसिड के कंटेंट हैं ये क्या करते हैं, जो वाटर है बेसिकली रेन का, उसकी पीएच को मजीद कम कर देते हैं। नॉर्मल थी 6 या 5.6, लेकिन ये इससे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होकर एटलीस्ट 4 रह जाती है। कुछ जो है बुक्स के अंदर लिखा हुआ है 4, कुछ के अंदर लिखा हुआ 3.5। तो ये जो रेन है इसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। अब इसके इफेक्ट क्या है, अगर ये पत्थरों के ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करेगी, बहुत सारे हैवी मेटल्स को ये बहा ले जाएगी किधर, सॉइल की तरफ। इस तरीके से ये मिट्टी की तरफ जब लेके जाएंगे तो वहां पे मेटल्स का कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और वहां पे जो है ऑक्सीजन के सॉइल के अंदर से गुजरने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी, और जहां जानदार वहां पे ग्रो करते हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो मेटल्स हैं उनमें लेड है, क्रोमियम, मरकरी, एल्यूमिनियम, ये वाले हैवी मेटल्स जो हैं वो लीच कर सकते हैं, वो बह सकते हैं। दीज मेटल आर डैमेज्ड इन रिवर एंड लेक्स। रिवर एंड लेक्स के अंदर बेटा ये जो है मेटल जो है वो रिलीज हो सकती हैं और ये डैमेज कर सकती हैं वहाँ की लाइफ को, वहाँ की हेल्थ को। When human use this water, जब ह्यूमन बेटा इस वाटर को यूज करेंगे ये मेटल उनकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और ये क्या कर देंगे, टॉक्सिसिटी पैदा कर देंगे। यानी ये जब बारिश पड़ी उन्होंने क्या किया, पत्थरों से जितने भी हैवी मेटल थे उनको ले गए कहां पर, सॉइल की तरफ। अगर वहां पर सॉइल नहीं थी, जाहिर सी बात है सॉइल के नीचे भी वाटर होता है, लेकिन अगर वहां फर्ज कर लो वहां पे सॉइल नहीं थी, पास कोई दरिया या फिर समुंदर या फिर तालाब वगैरह थे, तो ये हैवी मेटल वहां चले जाएंगे पानी के जरिए बहकर, क्योंकि पानी हमेशा जो है हाई पॉइंट से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसी वजह से मूव करता हुआ ये आपके रिवर और लेक्स की तरफ चला जाएगा। जब ये मेटल वहां पे चले जाएंगे और अगर कोई शख्स वहां से पानी पीता होगा, यानी कि ऐसे आजकल तो फिल्टर लग चुके हैं, आजकल कौन दरियाओं का और तालाबों का पानी पीता है, बाहर क्या, लेकिन अगर ये वहां पे चले जाएंगे तो होगा क्या, हम वहां से मछली तो हासिल करते हैं ना, ये मेटल उनके जो है बेसिकली उनकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। अगर हम वो फूड खाते हैं या वहां से कोई वाटर का कंटेंट लेते हैं, उससे क्या होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। जब ये हमारी बॉडी में चले जाएंगे तो ये टॉक्सिसिटी पैदा कर देंगे, बहुत सीवियर किस्म की टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। एक्वेटिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है इन मेटल्स की वजह से। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का अगर मेटल ज़्यादा हो जाए तो ये जो मछली जिनसे सांस लेती है, जिन्हें गिल्स कहते हैं, उनको क्लॉग कर सकती है, उसको बंद कर सकती है। जब ये बंद हो जाएंगे तो मछली सांस नहीं लेगी, वो दम घुटने की वजह से पानी के अंदर मर जाएगी। इट का सफोकेशन एंड डेथ ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म। ये मेरीन ऑर्गेनिज्म, मेरीन कहते हैं बेटा ऐसे इन्वायरमेंट को जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जिस तरह के आपके समुंदर वगैरह। एसिड रेन मार्बल पर भी अटैक करती है, और मार्बल पर जब अटैक करेगी, बेसिकली मार्बल के अंदर क्या होता है, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो जो है क्या कर सकता है, जो एसिड रेन है वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होगी, वो मार्बल खराब होना शुरू हो जाएगा। और ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्बल के खराब होने को या किसी भी रॉक के खराब होने को इरोजन कहते हैं, ठीक है, जो खासतौर पर बिल्डिंग के हवाले से डिस्कस किया जाता है, जिससे हम एक और वर्ड आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे शायद ना डिस्कस किया गया हो, इसे स्टोन कैंसर भी कहते हैं, कि जब एसिड रेन स्टोन के ऊपर गिरती है तो वो स्टोन को इरोड कर देती है, वो उसको काटना शुरू कर देती है, उसे खत्म करना शुरू कर देती है, उसे खराब करना शुरू कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर। इसके बाद एसिड रेन क्या कर सकती है, सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर सकती है। सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज करने की वजह से फर्टिलिटी, जो उसकी जरखेजी है जमीन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा जो बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल हैं जो कि सॉइल के अंदर
पहुंच चुके हैं एसिड रेन की वजह से, अगर वो क्या कर सकते हैं, वो वहां पे पेनिट्रेट कर सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर की तरफ, और इसके अलावा वहां पे डिफरेंट किस्म के जो जानदार हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लो सिर्फ सॉइल की बात करते हैं, सॉइल के अंदर वहां पर ये हैवी मेटल मौजूद है, ये प्लांट्स के नॉर्मल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, कि प्लांट जिस तरीके से ग्रो कर रहा था उसको भी क्या कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हमने बायोलॉजी चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में 5 था रिप्रोडक्शन के हवाले से, तो वहां पर ये देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। होती क्या है कि सिंपल वहां पर पत्तों से, जड़ों से या तनों से, उनके जरिए जो है वो पौधे तैयार किए जाते हैं, या खास किस्म के जो सेल्स होते हैं उनके जरिए पौधे तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे एक स्पर्म दूसरे एग से नहीं मिलता, जिससे क्या नहीं बनता, एक जो है जाइगोट नहीं बनता। यहाँ पे मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस के जरिए सिंपल प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। केमिस्ट्री के लिए तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जरा अलग होगा, लेकिन सिंपल याद रखें कि वेजिटेशन से मुराद यहाँ पर जड़, तना, पत्ते, शाखें हैं, जिनसे क्या की जा सकती है, रिप्रोडक्शन की जा सकती है, तो ये उस चीज को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, ये जो हैवी मेटल्स हैं, ये एसिड रेन है, अगर डायरेक्टली इनके ऊपर पड़ेगी तो प्लांट्स को भी डैमेज करेगी। इसके अलावा अगर वहां पे हैवी मेटल्स आ चुके हैं एसिड रेन की वजह से, तो ये प्लांट्स को ड्राई कर देंगे, खुश्क कर देंगे, और प्लांट आखिरकार मर जाएगा। इस तरीके से जो एसिड रेन है ये अगर पत्तों के ऊपर गिरेगी या प्लांट्स के ऊपर गिरेगी, या फिर बेसिकली हमने पढ़ा था 5वें चैप्टर के अंदर बायोकेमिस्ट्री के वाले में कि फोटोसिंथेसिस जो है वो जरूरी होती है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस की मेन साइट होती है पौधों के पत्ते, क्योंकि वहां पे क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब एसिड रेन आई, पौधों के ऊपर गिरी, दरख्तों के ऊपर गिरी, उन्होंने क्या कर दिया, उनके पत्तों को खराब कर दिया। अब फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पत्ते डैमेज हो चुके हैं, फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती, इसी वजह से पौधा खुराक ना तैयार करने की वजह से मर जाएगा। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं वो अपनी इम्यूनिटी को लॉस कर देते हैं, यानी कि उनके अंदर एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होती है कि वो हॉट एनवायरनमेंट में अपने आप को अलग तरीके से मेंटेन करते हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। तो इससे वो क्या कर सकते हैं, वो माहौल के अंदर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जब एसिड रेन आएगी और वो क्या करेगी, उनके नॉर्मल फिनोमिना को डैमेज कर देगी, वो क्या करेंगे, वो अपनी इम्यूनिटी को लॉस कर देंगे, यानी उनके अंदर मज़ामत नहीं रहेगी कि वो क्या कर सकें, वो इंटेंस हॉट, इंटेंस कोल्ड को क्या कर सकें, बियर कर सकें और इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकें। यहाँ पर दिखाया गया, देखें यहाँ पर कि डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्री से क्या निकले, डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स निकले, वो एयर में चले गए। एयर में जो चले गए ये थे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जब इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वाटर के साथ रिएक्ट करने से क्या हुआ, इन्होंने सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना दिए। मोस्ट कॉमन में क्या थे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन ये वाले दो। ये जब क्या करे, ये बारिश के जरिए नीचे आए तो इन्होंने बिल्डिंग्स को भी खराब किया, पत्तों के ऊपर गिरे, ये पौधों के ऊपर गिरे, उनके भी डैमेज किया। जब ये पत्थर के ऊपर गिरे तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मेटल्स को बहाकर किधर ले गए, समंदर तक ले गए या पानी तक ले गए। वो पानी में जितने भी जानदार थे हाई मेटल की वजह से मरना शुरू हो गए। इसके बाद आ जाता है ओजोन डिप्लीशन और उसके इफेक्ट के। ओजोन डिप्लीशन हमने पीछे सबसे पहले शुरू में स्ट्रेटोस्फीयर में पढ़ा था कि ओजोन लेयर होती है, अब हमने उसे देखना है ओजोन लेयर होती क्या है, उसकी कमी कैसे होती है और उसके कमी के असरात क्या हैं, हम ये देखेंगे। ओजोन क्या है, एलोट्रोप। हमने 9th क्लास के अंदर देखा था कि एलोट्रोप क्या होता है, जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाता है तो उसे हम एलोट्रोप कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका जो है वो डायटोमिक फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है और ट्राइएटोमिक फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि O2 में और O3 में। ये देखेंगे O3 ये ओजोन है और O2 ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का ही एलिमेंट है और उसका एलोट्रोप कौन कौन से हैं, O2 एंड O3। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, एलोट्रोपी। तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। ये क्या है, एक ट्राइएटोमिक है, होमोएटोमिक मॉलिक्यूल है। ट्राइएटोमिक हो सकता है, होमोएटोमिक हो सकता है। अब ट्राइएटोमिक का मतलब कि 3 एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के मौजूद होंगे। यहाँ पर देखें O3 3 ऑक्सीजन, होम मतलब सेम एटम, यानी कि कोई और डिफरेंट एलिमेंट इसके साथ अटैच नहीं होगा। ये ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपकी लेयर एटमॉस्फेयर की जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ये वहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ओजोन जो गैस है वो क्या करती है, एक लेयर बनाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं।
अब हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फीयर भी 3 मेन लेयर्स के अंदर डिवाइड है, अपर, लोअर एंड मिडल, ऊपर वाली, नीचे वाली और दरमियान वाली। अब ये जो मिडल लेयर है उसके अंदर ओजोन प्रेजेंट होती है। अपर के अंदर ओजोन टूट रही होती है, मिडल के अंदर जो है वो ओजोन बन रही होती है, और लोअर के अंदर क्योंकि मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होती इसी वजह से वहां पर कोई भी ओजोन मौजूद नहीं होती। अगर हम बात करते हैं कि ये कितने जो है वो बुलंदी के ऊपर है, तो अगर जमीन से आप 25 से 30 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो आपको ये 25 से 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपको ओजोन लेयर नजर आएगी। उसके अलावा ये क्या करती है, ये हमारे अर्थ को कवर करती है और जो है यूवी रेस से बचाती है कि अल्ट्रावायलेट रेस जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है वो हमारे सेल्स को, हमारे यहाँ पर लाइफ को डैमेज कर सकती है, जो उनसे प्रोटेक्ट करती है, हमें एज अ शील्ड के तौर पर काम करती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो यूवी रेस हमारी बॉडी तक पहुंच सकती हैं, अर्थ तक पहुंच सकती हैं और बहुत सारी डिजीज काज कर सकती हैं, जिस तरह के स्किन का कैंसर। ओजोन जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर से कहीं और बनती है, यानी कि आपके ट्रोपोस्फीयर में बनती है, यानी कि हमने पढ़ा था कि 0 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है। अगर ओजोन वहां बनती है तो ये एज अ प्लूटेंट होगी, लेकिन अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में बने तो बेनिफिशियल, लेकिन अगर ट्रोपोस्फीयर में बनेगी तो वो आपके लिए प्लूटेंट होगी। मोस्ट कॉमन जब हम क्या करते हैं, किसी भी गीले कपड़े को इस्त्री करते हैं तो गीले कपड़े को वो इस्त्री करने पर जो धुआं सा उठता है, जो भाप सी उठती है, बेसिकली उसके अंदर भी क्या होती है, ओजोन मौजूद होती है। जो उसकी स्मेल होती है वो बेसिकली ओजोन की वजह से होती है। ओजोन लेयर is in stratosphere is beneficial for life on earth. The lower stratosphere receive very low UV rays। मैंने जैसे भी आपको बताया कि अपर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर जो है वो ओजोन बनती है, मिडल वाली के अंदर जो ओजोन होती है वो नहीं सॉरी अपर वाली में ओजोन टूटती है, मिडल वाली में ओजोन बनती है, और जो लोअर वाली होती है वहां पर ओजोन मौजूद नहीं होती। तो वही बात करने के लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी रेज बहुत कम पहुंचती है। यूवी रेज कम पहुंचने की वजह से यहाँ पे कोई मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पर कोई ओजोन नहीं बनती। मिडिल के अंदर बहुत कम यूवी रेज बनती जो है वो पहुंचती हैं, इसी वजह से क्योंकि बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बहुत सारी लाइट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अब यूवी रेज जो है वहां तक कम पहुंच रही है, तो इसे हम ओजोन फॉर्मिंग लेयर कहते हैं, जहां पर मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और O2 ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं, ओजोन बना देते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन और O2 आपस में मिलेंगे, मोनोटॉमिक था, मोनोटॉमिक मतलब एक एटम वाला, डायटॉमिक 2 एटम वाला, जब दोनों मिले उन्होंने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ओजोन बना दिया। और ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होगा कि यहाँ पर हीट रिलीज होगी। हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फीयर में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम होता चला जाता है, और जब हम ट्रोपोस्फीयर से निकलकर स्ट्रेटोस्फीयर में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और एटलीस्ट -58 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता बढ़ता 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, यानी कि इतना इंक्रीज हो गया। और वजह ये थी कि यहाँ पर क्या हो रही थी, बहुत सारी रेज क्या कर रही थी, पेनिट्रेट कर रही थी, और यहाँ पे जो ओजोन थी वो बन गई थी। ओजोन का बनना क्या था, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती थी, इसी वजह से वहां पर जो हीट रिलीज हो रही थी वो क्या कर रही थी, वहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रही थी। जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर है वो हाई एनर्जी की यूवी रेज, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, इसी वजह से वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली यूवी रेज को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा, वहां पर मौजूद ओजोन टूट जाएगी। जब ओजोन टूट जाएगी तो वो ओजोन वही टूट कर दोबारा क्या बना देगी, सिंपल ऑक्सीजन और डायटॉमिक ऑक्सीजन बना देगी। ये क्या होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गई, एक हीट रिलीज हो रही थी मिडल वाले में और अपर वाले में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, इससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्या है बेटा, अगर हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो मैंने अभी आपको बताया कि ओजोन डिप्लीशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ओजोन में कमी कैसे होगी। मोस्टली जो रेफ्रिजरेटर से हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहां पर यूज किए जाते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर, जो क्या करते हैं, कूलिंग के लिए, चीज़ों की कूलिंग के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर ये रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकल जाएं बाहर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अगर ये आपके इन्वायरमेंट में चले जाएं तो ये क्या कर सकते हैं, ओजोन की कमी कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन किसके साथ होगा, कार्बन के साथ होगा। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखा है क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल लिखती हैं, फ्लोरीन का 1 और कार्बन भी हमने एक, सबसे सिंपलेस्ट हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिया CFCl3।
अब देखें जब इसके ऊपर यूवी रेस पहुंचेंगी, अब जब ये जो है रेफ्रिजरेटर से लीक होकर किधर चला गया, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में चला गया, तो उसने क्या किया, वहां पे यूवी रेस को एब्जॉर्ब किया और उसने क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना दिया। हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है किसी एलिमेंट पर तो वो फ्री रेडिकल बना देते हैं, और फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये इतना रिएक्टिव है, ये तकरीबन 10 लाख से ज्यादा ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। यानी कि ये सिर्फ एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर कर उन्हें कन्वर्ट किसमें कर सकता है, सिंपल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। अब होता कैसे है, लाइट परी, इन्होंने लाइट अब्जॉर्ब की, CFCl2 रह गया, और जो था क्लोरीन उसका क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और सिंपल ऑक्सीजन और OCl डॉट बना देगा। अब ये OCl डॉट दोबारा क्या करेगा, अलग होगा और ऑक्सीजन यानी कि मोनोटॉमिक ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बना देगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना देगा। यानी दोबारा देखिए, CFCl3 उस पे लाइट पड़ी, CFCl2 जो है वो रह गया, एक क्लोरीन ने क्या बना दिया, फ्री रेडिकल बना दिया। अब उस एक क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने क्या किया, ओजोन के साथ रिएक्ट किया, ओजोन O3 था, इसने एक ऑक्सीजन को पकड़ लिया, बाकी क्या रह गए O2 और OCl डॉट। वैसे ये जब OCl डॉट दोबारा एक दूसरे से अलग होंगे तो ये ऑक्सीजन को भी क्या कर देगा, फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन गया, Cl का फ्री रेडिकल आपको वैसे के वैसे ही मिल गया। अब ये मजीद O3 के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकेगा। अब ये जो O डॉट है, इस तरीके से जब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल एक और ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो दोबारा एक O डॉट आपको मिलेगा। वो जो O डॉट है यानी कि ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ऑक्सीजन बना देंगे। यानी कि क्लोरीन के फ्री रेडिकल आपका क्या रिलीज करवाएगा, O डॉट, किससे, ओजोन से, जो आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ऑक्सीजन। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ओजोन होगी, O3 होगी, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, O2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वहां पर ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाएगी और ओजोन में कमी होना शुरू हो जाएगी। जिस जगह पर ओजोन कम हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन होल। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यहाँ पर देखें ये बिल्कुल फ्री हो गया। इस वाले केस में अगर देखें, इसको यूज नहीं किया गया, ये ऐसे का ऐसे ही दोबारा क्लोरीन फ्री रेडिकल वापस मिल गया। ये मजीद ओजोन के साथ रिएक्ट कर सकता है, मैंने आपको बताया तकरीबन 10 लाख से ज्यादा जो है वो ये ओजोन के मॉलिक्यूल को तबाह कर सकता है। अब होता क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक द CCl बॉन्ड, यानी कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ते हैं जो कि CFCl3 में प्रेजेंट होता है और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना देते हैं। उसके बाद जो सिंगल फ्री रेडिकल है वो क्या करता है, डिकम्पोज करना शुरू कर देता है और इसके पास कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, ओजोन के बहुत से लाखों मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मैंने आपको बताया 10 लाख से ज्यादा। इस जहां रीजन में ओजोन की कमी हो जाए वहां पर उसे हम क्या कहेंगे, ओजोन होल। सबसे पहले जो ओजोन होल था वो अंटार्कटिका में 1980s के अंदर वो जो है डिस्कवर किया गया। इस तरीके से 1990s में आर्कटिक पर भी जो है वो आर्कटिक पे ओजोन होल डिस्कवर किया गया। अब ओजोन होल के असरात क्या हैं, तो ओजोन होल के असरात में सबसे पहले हमारे पास ये है कि अगर ओजोन खत्म हो गई है एनवायरनमेंट से, किसी जगह से, किसी एरिया पर, तो वहां से जो यूवी रेज गुजर रही थी जिनको ओजोन एब्जॉर्ब कर रही थी, यूवी रेज वहां से गुजरकर किधर आ जाएंगी, आपके अर्थ तक पहुंच जाएंगी, जमीन तक पहुंच जाएंगी। जब वो जमीन तक पहुंचेंगी तो वो स्किन कैंसर तक भी कर सकेंगी, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये हमारे सेल को डैमेज कर देती हैं। जब सेल डैमेज हो जाएंगे तो वो कैंसर का शिकार हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, दीज रेज कैन आल्सो इंड्यूस ट्यूमर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में स्किन कैंसर नहीं कर सकती, प्लांट्स में और एनिमल दोनों में क्या कर सकती हैं, ट्यूमर को इंड्यूस कर सकती हैं, ट्यूमर बन सकती हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर क्या कर सकती है, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज जिस तरह के मलेरिया वगैरह जो होते हैं उनको क्या कर सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे जरासीम मौजूद होते हैं जो कि नॉर्मल हालात में ट्रिगर नहीं होते, लेकिन जब उन्हें बहुत ज्यादा हीट दी जाती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो वो बीमारियां फैलाना शुरू कर देंगे। डिक्रीज इन ओजोन लेयर काज डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब ऑफ इकोसिस्टम। अब ये क्या चीज है, फूड चेन क्या होती है, फूड चेन बेसिकली एक आपका इकोसिस्टम का वो पार्ट है जिसके अंदर एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है। जब मिसाल के तौर पर फूड चेन की सिंपल है, आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो पौधा था, पौधे को खाया जो है ग्रास होपर ने, ठीक है, ग्रास होपर को खाया
यानी कि जिसे हम घास का टिड्डा कहते हैं, उसने क्या किया, घास को खाया, और उसके बाद जो ग्रास होगा था उसको किसने खा लिया, चिड़िया ने। अब जो चिड़िया थी उसको किसने खा लिया, किसी और जो है वो मिसाल के तौर पर सांप ने खा लिया। फिर सांप को किसने खा लिया, एक शाहीन ने खा लिया। अब ये जो है ये एक चेन बन गई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फूड चेन। पहले वाला दूसरे वाले की खुराक बन जाता है, दूसरे वाला तीसरे वाले की, तीसरे वाला चौथे वाले की, इस तरीके से ये चेन चलती है। और फूड वेब क्या होती है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में क्या करती है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। क्योंकि ये क्या कर रही हैं, डिस्ट्रक्शन कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस करके उनकी डेथ काज कर रही हैं, और बहुत सारी डिजीज को भी है वो इंड्यूस करवानी, जिससे बहुत सारे जानदार मर जाएंगे। इसी वजह से फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और फूड वेब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। इसके अलावा ओजोन की जो लेयर है वो अगर वो डैमेज हो जाती है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ साइकिल है उनको भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो हवा का जो मौसम के जो बदलने के जो पैटर्न है, जो हवा के चलने का पैटर्न है, ये उसको भी क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा ये माहौल में तब्दीली की बाइस बन सकती है, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जो मौसमों के अंदर सिविरिटी आती है, यानी कि एकदम बहुत सर्दी आ जाती है, एकदम बहुत गर्मी आ जाती है, तो इस कंडीशन की तरफ भी जा सकती है। आखिरी हमारा टॉपिक है इंसिनेरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉज एयर पोल्यूशन, यानी कि इंसिनेरेशन ये बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म को जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर जलाते हैं, बर्न करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जो है हमारा कम हो जाता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, और उस एनर्जी को हम टरबाइन के ज़रिए जो है वो टरबाइन चलाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो टरबाइन जब चलती है तो बिजली पैदा होती है। इसे सॉलिड वेस्ट एनर्जी भी कहा जाता है। अच्छा, अब होता है क्या है इसके अंदर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंटेनर लिया जाता है, उस कंटेनर के अंदर सारे वेस्ट मटेरियल को रखा जाता है, उधर फ्यूल का यूज़ किया जाता है, और वहां पर उन्हें बर्न कर दिया जाता है, उन्हें आग लगा दी जाती है, वो जलाए जाते हैं। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा रखा जाता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रखा जाता है, ताकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को निकाला जा सके। ये आपके वेस्ट मटेरियल को 80 to 85% क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जगह जगह सड़कों के ऊपर क्या पड़े होते हैं, डिफरेंट किस्म के बड़े बड़े कूड़ेदान पड़े होते हैं, जहाँ पर वो कूड़ा करकट डालते हैं, उनमें अक्सर आग लगा दी जाती है। वहां पर जो स्मेल निकल रही होती है, वहां से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है, पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे आग लगाई हुई है। बिल्कुल इस तरीके से वो एक खास किस्म के कमरे के अंदर रख कर क्या किया जाता है, चीज़ों को जलाया जाता है, ताकि वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट हो उसको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। अब 80 to 85% क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूल गैसेस वगैरह के अंदर, हीट वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ बचा जो पोर्शन है वो पीछे रह जाता है। लेकिन वो जो गैस रिलीज हो रही होती है वो भी बहुत टॉक्सिक होती हैं, जो राख बन रही होती है वो भी बहुत ही टॉक्सिक होती है। इसी वजह से ये क्या कर सकती है, ये बहुत सारे जो है स्वेयर किस्म की पोल्यूशन का है वो बाइस बन सकती है। और जो वॉल्यूम है वो सॉलिड वेस्ट का वो तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी पॉइजनस और टॉक्सिक जो गैसेस हैं वो बनती हैं, जो क्या कर सकती हैं, माहौल को पोल्यूट कर सकती हैं। इन जो गैसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फ्यूरॉन्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं वो है, डाइऑक्सिन्स हैं। ये डिफरेंट किस्म के पॉइजनस जो हैं वो कंपाउंड्स हैं, जो क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, और अगर ये माहौल में चलेंगे तो बहुत ही सीवियर डिजीज भी पैदा कर सकते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम वाटर के ऊपर बनाएंगे वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।